जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम का डेफिनेशन हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे फोर्स के बारे में जिसको आप लोग तो जानते ही होंगे। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच कैन और ट्राई टू चेंज द पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, इसको चेंज करते हैं। इसका डिफिनीसन बहुत ही सिंपल है। इसको हम दूसरे तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। इस टाइप से इसका सिंपल सा और साधारण सा डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी which can or try to change the state of rest or motion। और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं इसके डेफिनेशन में। अब डेफिनेशन ऑफ फोर्स समझ गए। अब इसके बाद हम लोग इसका इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में, इफेक्ट ऑफ फोर्स, कुछ इफेक्ट ऑफ फोर्स लिख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। पहला, मोशन में जो रहेगा उसको रेस्ट कर सकता है। कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट और बॉडी। स्टैटिक स्टेट में जो रहेगा उसको मूव कर सकता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इस टाइप का बहुत सारा एग्जांपल्स है जिसको फोर्स का। इसके फार्मूला की बात करें तो फार्मूला होता है, फार्मूला डेफिनेशन से ही निकल जाता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसके यूनिट SI यूनिट, इसका SI यूनिट है न्यूटन और CGS यूनिट है डाइन। इतना समझ में आया था। हम लोग टाइप ऑफ फोर्स के बारे में समझेंगे। टाइप ऑफ फोर्स इसको मेनली दो टाइप में बांटा गया है फोर्स को। मेनली जनरली कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का हो गया। और इसके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे कि हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, ऑल मैकेनिकल फोर्स, जितना भी मैकेनिकल फोर्स है, ऑल मैकेनिकल फोर्स इसी कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। और मस्कुलर फोर्स एक्सेट्रा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में टाइप ऑफ फोर्स में आता है, जिसमें मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट का हो ही नहीं, कोई कॉन्टैक्ट ना हो फोर्स लगने में। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके नाम में जैसे मैग्नेट के थ्रू होता है मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑल मैकेनिकल का फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन के द्वारा जो लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। उसके बाद हम लोग इसका अगर स्ट्रेंथ है, जो हाईएस्ट क्या स्ट्रेंथ का फोर्स अगर कोई पूछता है, एक ये नोट कर सकते हैं कि हाईएस्ट स्ट्रेंथ का फोर्स यह है न्यूक्लियर फोर्स। एटम बम वगैरह का जो होता है वो सब चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे।
उसके बाद लोएस्ट जो इसको क्या कहते हैं, वीकेस्ट फोर्स को हम लोग मतलब बोल सकते हैं नेचर में वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग इतना जानने के बाद हम लोग मोमेंटम की ओर चलते हैं। एक मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम जो कि न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था, न्यूटन सर के द्वारा ही दिया गया था। तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मोमेंटम को हम सिंपली कह सकते हैं, मोमेंटम को सिंपली कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको डिनोट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डिनोट किया जाता है पी, स्मॉल पी से, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसके बाद हम लोग इसको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। अगर आप लोग एनर्जी के बारे में जानते होंगे तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है जिसमें एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम उसी टाइप से होता है इसमें भी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि इसका मान चल, इसका ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसको मान चलिए इसका एक फार्मूला एप्लीकेशन से बता रहे हैं, इसको डेफिनेशन या फिर प्रूफ अभी नहीं करेंगे। जैसे डिवीजन टाइप से आप लोग को तो पता ही होगा, रिवीजन टाइप से है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉज ऑफ मोमेंटम का लॉज क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉज ऑफ मोमेंटम, इसमें मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस टाइप से ये इसमें भी होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी बॉडी जिसका मास m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, m1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, u1, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और इनिशियल वेलोसिटी u है, और दोनों को मिलने के बाद, कोलाइड करने के बाद, कोई भी कोलाइड करने के बाद इसका मोमेंटम मास हो जाता है m1 v1 और m2 v2 हो जाता है, दोनों कट जाता है। तो इसमें इसका जो होता है, तो इसमें होगा क्या, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसका यही होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद और टकराने के पहले दोनों का मोमेंटम सेम होता है। इसी में सिर्फ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही पढ़ना है बस। और एक और टॉपिक आता है इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स को सिंपली हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, लार्ज फोर्स विथ स्मॉल टाइम इंटरवल, इसको इम्पल्स बोलते हैं। जैसे इम्पल्स को जे से करते हैं इंडिकेट, F क्रॉस डेल्टा टी। और इम्पल्सिव फोर्स जो होता है, ये फोर्स जो है, ये फोर्स लार्ज फोर्स होता है, इसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। और इम्पल्सिव फोर्स, ये इम्पल्सिव फोर्स थ्योरम जो होता है, इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशन, इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशन यही होता है कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स होता है, ठीक है।
और इम्पल्सिव फोर्स के बारे में जानेंगे डेल्टा टी, इसलिए डेल्टा टी लिखे क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल का है। ठीक है, तो हम लोग एक मोटा मोटी बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम इस चीज़ के बारे में फोर्स एंड छोटा छोटा टॉपिक जो होता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स, ये सब टाइप ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये सभी चीज़ हम लोग समझ गए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, मोशन। ठीक है, इसके लिए हम रब कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे मोशन पे चलते हैं। तो मोशन का सबसे पहले हम लोग डिफिनीसन जानेंगे। मोशन का डिफिनीसन तो आप लोग जानते ही होंगे, मोशन का डिफिनीसन। मोशन चलते हैं, मोशन किसको कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं? तो इसमें सिंपल से लिख देंगे, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ही मोशन बोलते हैं। और मोशन के जनरली बहुत टाइप होते हैं, लेकिन उसमें कुछ टाइप से हम आपको बताएं, टाइप 1 टाइप्स। इसके टाइप में एक होता है लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन होता है, जिसमें कि सीधी रास्ते पे बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करते हैं, सर्कुलर पाथ पे कहते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ, बॉडी ट्रेवल्स ऑन सर्कुलर पाथ इज सर्कुलर मोशन। तीसरा है कर्वेलिनियर मोशन, ये इस मोशन में बॉडी ट्रेवल्स ऑन कर्व, बॉडी ट्रेवल्स ऑन कर्व इज कॉल्ड कर्वेलिनियर मोशन। इसमें जैसे कि हम लोग अब इसको इसमें न्यूटन सर ने इसका 3 लॉ दिया था, लॉज ऑफ मोशन में। तो हम लोग न्यूटन सर के 3 लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तो इसका पहला लॉ है, इट गिव्स लॉज ऑफ मोशन। आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसमें पहला लॉ में बताया गया है, फर्स्ट लॉ में एवरीबॉडी वांट्स टू मेंटेन इट्स नेचुरल स्टेट, मतलब जब तक नेचुरल स्टेट अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज फोर्स एक्टेड ऑन दैट बॉडी। मेरा बोलने का मतलब है कि कोई भी बॉडी अपना पोजीशन या स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करना चाहता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, उसको फर्स्ट लॉ में रखा गया है। ठीक है, सिंपल से यही स्टेटमेंट है कि everybody wants to acquire its natural state of rest or uniform motion unless or until an external effort acts on them। सिंपल सा यही एक सेंटेंस है। जो कोई भी बॉडी अपने नेचुरल प्राकृतिक अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि कोई उस पर कोई बाहरी बल का उपयोग ना हो। और दूसरा सेकेंड लॉ है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन अभी हम डेरिवेशन में सिंपल सा जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आता है, v माइनस यू बाई टी।
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। इसी तरह इसमें हो जाएगा तो ये m कर देंगे टी इसी रेट हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, और इसका यही जो है यही सेकेंड लॉ ही है जो कि मैग्नीट्यूड और डायमेंशन देता है फोर्स का। इट गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स। यह मैग्नीट्यूड और डायमेंशन फोर्स का देता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड लॉ पे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। थर्ड लॉ में कहते हैं एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस जैसे कि हम लोग कभी भी जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि मान के लिए जैसे हम मतलब हम क्या, जैसे हम लोग चलते हैं तो वॉकिंग के टाइम क्या मेरा पैर धरती पर फोर्स अप्लाई करता है, और उतना ही फोर्स अप्लाई मेरे पैर पे धरती करता है जिसके आगे हम फ्रिक्शनल फोर्स के अनुसार हम लोग चल जाते हैं। फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई होते ही हम लोग चलते हैं। अगर फ्रिक्शन लेस हो जाएगा तो हम लोग ना ही चल पाएंगे, ना स्विम कर पाएंगे, ना ही अदर कोई भी एक्टिविटी कर पाएंगे ऑन अर्थ। विदाउट फ्रिक्शन कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि कैरम बोर्ड खेलते टाइम कैरम बोर्ड कह सकते उसमें भी फ्रिक्शन होता है। तो हम इसमें क्या इक्वल एंड अपोजिट, मेरा बोलने का मतलब जैसे हम आपको एक चाटा मारे आपका गाल लाल हो गया, मतलब क्या, हम आपको मारे आपका गाल लाल हो गया, मतलब क्या, हम आपको मारे एक्शन किए, हम एक्शन दिए आपके गाल से रिएक्शन निकला, लाल हो गया गाल आपका। तो यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। और आगे और क्या उसके बाद हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। अब लॉज ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशन जो कि एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कुछ मिस्टीरियस पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि बैंकिंग ऑफ रोड, रिकॉइल ऑफ गन एंड प्रोपोर्शन ऑफ रॉकेट, इस टाइप का टॉपिक्स को। जैसे कि हम लोग देखें रिकॉइल ऑफ गन ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव होगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोला जा सकता है। इसके आधारित पर दो एप्लीकेशन को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला है रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, इसमें इसका सिंपल सा उतना पूरा लंबा चौड़ा बुक्स में देखेंगे तो पूरा लंबा चौड़ा 1-2 पेज में दिया हुआ रहता है, लेकिन इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। द जर्क अकर्ड आफ्टर द फायरिंग ऑफ गन फायर करने के बाद जो जर्क होता है, जो जर्क बैकवर्ड में जो फोर्स लगता है, उसको रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जर्क अकर्ड आफ्टर द फायरिंग ऑफ गन, that is bullet goes forward direction and jerk is in backward direction।
एंड दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, जैसे मतलब इसमें इसमें रिकॉइल ऑफ गन में यही है, मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, इसको कि इसको मास ऑफ गन को mg कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ गन को vg कर देंगे, मास ऑफ बुलेट को mb, वेलोसिटी यही है। रिकॉइल ऑफ गन में सिर्फ हमको यही पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ, तो समझ ही गए थे, थर्ड लॉ तो हम लोग हो ही गया। तो लॉज ऑफ लॉ न्यूटन ने 3 लॉ ही दिया था, मोशन के 3 लॉ ही दिए थे, जिसमें कि इसमें रिलेट भी कर सकते, ये तीनों लॉ एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है सबसे अलग है, डिफरेंट फ्रॉम ऑल, इसी से सारा चीज़ डिराइव हो सकता है सब इसमें। जैसे मान चलिए इसका कहना है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डेंट with all with other laws of motion। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है दोनों मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। और थर्ड लॉ जो है कंसिस्टेंट, थर्ड लॉ कंसिस्टेंट विथ सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ कंसिस्टेंट विथ सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ कंसिस्टेंट विथ सेकेंड लॉ। तो हम लोग इतना ही फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमको इतना ही पढ़ना है बस। मोशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन पे कुछ देखेंगे, इसके सर्कुलर मोशन पे हम लोग बात करेंगे, कल करेंगे, या फिर आज थोड़ा इस पर ओवरव्यू दे देते हैं, जिसमें सर्कुलर मोशन में ये सर्कुलर है, इसकी सेंटर, रेडियस, इसका एक होता है टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कवर 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, एंड फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हो गया रेट ऑफ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। और यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगल फॉर्म्ड मतलब एंगल दो, इससे यहाँ ट्रेवल करने के बाद जो एंगल फॉर्म होता है, इस पॉइंट पे से इस पॉइंट जाने में जो टाइम लगा और उसका जो एंगल फॉर्म हुआ, इसको ही बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका रेट को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी। और इसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। ओमेगा रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है अल्फ़ा इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा बाई टी। तो हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यही कवर करेंगे, सर्कुलर मोशन एंड इट्स क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जा सकता है कि उसके एप्लीकेशन को हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।